जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल इस तरह से सेट किया गया है कि आपका स्कोर इसमें बिल्कुल 100% रहना चाहिए। आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 208 दे रखा है। हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी होगी। अगर 4 विषम संख्याएं तो देखिए, पहली इसे मान लो, दूसरी यहां पर लिख लो, तीसरी और चौथी इस तरह से लिख लो। विषम संख्याएं जो होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे। अगर एक संख्या आप 7 बताओगे तो दूसरी 9 बताओगे, दूसरी 11 बताओगे, यानी 2-2 संख्याएं बढ़ते हुए जाती हैं। अगर हम एक संख्या विषम x मानेंगे तो x के बाद दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी, इससे 2 ज्यादा मान लो। अगली विषम संख्या x+2 होगी और x+2 के बाद x+4 होगी और x+4 के बाद x+6 होगी। हमसे ये कहा है इन चारों संख्याओं का जो जोड़ है वो 208 है। जब इन चारों संख्याओं को आप प्लस करेंगे तो 208 आएगा। अब ये 208 किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। जबकि अगर हम इसे अपने हिसाब से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1x, 2x, 3x, 4x। भाई बीजगणित में जुड़ता है और अंगगणित में 6, 4, 10 और 2, 12। ये 12 प्लस के हैं, जिन्हें उठा के अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा। यानी 4x बराबर 208 रुपए में से 12 रुपए कम कर दो, कितना बचेगा? 8 में से 2 कम करेंगे 6 और 20 में से 1 कम करेंगे 19। इस 4 से अगर 196 को भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 3 बचा, 4 नेम 36। x का मान 49 आ गया। अगर हमसे पहली संख्या पूछता या सबसे छोटी संख्या तो x का मान होता। दूसरी संख्या पूछता तो x से 2 ज्यादा बताते। तीसरी संख्या पूछता तो x से 4 ज्यादा बताते। पांचवी संख्या पूछिए तो x से 6 ज्यादा बताओगे। पांचवी नहीं, सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे बड़ी संख्या भाई यहां पर कौन सी दिख रही है? x तो सभी में है, x में सबसे ज्यादा इसमें लिखा है तो यही संख्या सबसे बड़ी हो गई, यानी x+6। x का मान 49 है, 49 से अगर 6 ज्यादा करेंगे तो ये हो जाएगा 55। वो सबसे बड़ी संख्या जो होगी 55 होगी। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है 2 संख्याओं का योगफल 77 है, उनका अनुपात इतना है। अनुपात का मतलब ये हुआ पहली संख्या का रेशियो जो और दूसरी संख्या का रेशियो वो 6:5 है। पहली संख्या को आप 6 नहीं मान सकते हैं, अनुपात हटाएंगे तो 6x मान सकते हैं या 6r मान सकते हैं, जो आपका मन करे वो मान। अगर यहाँ पर दोनों का योगफल दे रखा है तो आप जानते हैं अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना होगा? 11 रेशियो होगा। अगर हम इन संख्याओं को रेशियो में जोड़ रहे हैं तो 11 होगा, और क्वेश्चन के हिसाब से कहा है 77 होगा। 11:77 के बराबर है तो 1 अनुपात यहां से किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। हमसे पूछा क्या है? उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। अगर वो पूछता बड़ी संख्या का मान बताओ तो बड़ी संख्या का मान है 6 रेशियो, तो यहाँ 6 से गुणा करते। वो पूछता छोटी संख्या का मान बताओ तो 5 रेशियो की वैल्यू पूछी, क्योंकि छोटा तो 5 है, 5 से गुणा कर देते। उसने पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो रेशियो में कितना है? 6 अनुपात में से अगर 5 अनुपात कम कर रहे हैं तो 1 रेशियो का ही तो अंतर है, और 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ रखी है? अपनी पहले से 7 के बराबर है। यानी उन संख्याओं का अंतर भी कितना होगा? 7 ही होगा। आप क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये जरूर देखा करो कि ये क्वेश्चन जिस टाइप से है इसके अलावा और किस टाइप से आ सकता है। यहाँ एक टाइप ये बन सकता है कि बड़ी संख्या का मान बताओ, दूसरा टाइप बन सकता है छोटी संख्या का मान बताओ, तीसरा टाइप तो ये है उनका अंतर का हमें मान बताना है। तो क्वेश्चन के साथ साथ ये भी अपना कंटेंट मजबूत कर लो कि ये क्वेश्चन इस टाइप के अलावा और किस टाइप से आ सकता है।
अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है पी के किस मान के लिए ये संख्या 99 से विभाज्य है। अब ये संख्या अगर 99 से विभाज्य है तो कोई भी संख्या 99 से कब विभाज्य होगी? भाई 99 का पहाड़ा तो आपको याद भी नहीं है, तो आप कह दो ये 9 से विभाज्य होनी चाहिए और 11 से भी होनी चाहिए। अगर ये 9 और 11 से विभाज्य है तभी हम कहेंगे कि ये 99 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंकों का योग निकालना। भाई अंकों का योग अगर इसके निकालेंगे, अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 8 + 4 + 3 + 9 + p + 5 + 3, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो जो बीजगणित का पद है वो तो जुड़ेगा नहीं। 3 और 5 8, 9 17, 3 20, 4 24 और 8 32 हो जाएगा, प्लस पी ऐसे ही। अब ये जो लिखा हुआ है 32 प्लस पी, ये 9 से कब विभाज्य होगा? भाई अगर पी का मान 1 लगा दें तो 33 होगा, 9 से विभाज्य नहीं होगा। 2 लगा दें तो 34 होगा, तो भी नहीं होगा। 3 लगा दें तो 35 होगा। अगर हम p की जगह यहाँ पे 4 लगा दें तो ये 32 ये और 4 ये कितना हो जाएगा? 36, और 36 9 से क्या होता है? विभाज्य होता है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए जहाँ p लिखा है वहाँ पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? 4 लिखा हुआ हो। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप अगर 11 के डिविजिबिलिटी रूल से इसे सॉल्व करेंगे तब भी p का मान 4 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है इन सभी संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर बच्चे का तैयार होता है और बिना पढ़कर भी। बस एक बार केवल क्वेश्चन देख लो, इन फ्यूचर कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूनिट डिजिट का मतलब है ये देखिए इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है और ये और ये। जब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखोगे, यानी 3 की गुणा 8 से करोगे, 8 की 7 से और 7 की 6 से। जब इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा होगा, यही हमसे पूछा है, अंतिम अंक पूछा है, ये कह सकते हो। 7 और 6 की गुणा करेंगे 42, 42 में क्या आ जाएगा? और 3 और 8 की गुणा करेंगे तो 24 आएगा। दोबारा से अगर हम यूनिट डिजिट का यूज करेंगे तो 4 दूनी 8 अपना आ जाएगा आंसर। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.09 का वर्गमूल पूछा है। बिल्कुल बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर आपको वर्गमूल इस तरह से बताना है डायरेक्टली भी बता सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आप समझना चाह रहे हो, देखो डेसिमल अगर हटा दें तो इसके नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। कारण क्या है? डेसिमल की लाइन में 1 लिख लो और इधर अगर 2 डिजिट है तो 2 ही जीरो लगा दो। इस अंक से पहले जीरो लिखें, उन्हें लिखो मत। 9 अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 लिखेंगे और 100 के लिए 10 लिखेंगे। 3 के लिए 10 से भाग करेंगे, कभी भी अगर एक जीरो वाली संख्या से भाग करना है तो 1 के बाद डेसिमल लगा दो। 0.3, पॉइंट से पहले चाहो तो आप जीरो लगा सकते हैं। इस जीरो का सिर्फ उतना ही महत्व है जितना आप शादियों में जब जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनने के बाद परफ्यूम लगा लेते हैं, और इससे कोई इफेक्ट नहीं है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21,600 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे? भाई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ यहाँ पर 2-2 संख्याओं के पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले इसे 6 से भाग कर रहे हैं, ये आ जाएगा 6 3 18, 6 6 36। फिर से 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 600। फिर 6 से भाग करेंगे 100। 100 के लिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं 5 से भी हो रहा है। अपने लोग इसे 10 से करो और इस 10 से करेंगे तो ये 1 पर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2-2 संख्याओं के पेयर बनने चाहिए। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, इसका पेयर बन गया है, इसका भी पेयर बन गया है। ये जो 1 6 एक्स्ट्रा में लिखा है इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो अगर यहाँ पे 1 6 और लिख दें तो पेयर बन जाएगा।
तो यहाँ किससे गुणा करनी चाहिए भाई, यही तो एक्स्ट्रा में बच रहा है, इसी से आपको गुणा करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यहाँ किस संख्या से भाग करना चाहिए। भाग का मतलब है यहाँ से कौन सी संख्या हटा दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई इन दोनों को तो हटाओ मत, ये तो सही है, इन दोनों को मत हटाओ, ये भी सही है, इसी संख्या को हटाओ, यही तो गपला कर रही है यहाँ पे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर गुणा करने की बात की जाए तो भी इसी से गुणा करो, तो ये 2 हो जाएंगे, क्लियर बन रहा है। और अगर हटाने की बात आए तो यही तो एक्स्ट्रा है, इसी को हटा दो। क्वेश्चन के दो कॉन्सेप्ट सीख लो कि ये क्वेश्चन ऐसे तो आया हुआ है ही, और कैसे आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बार वाला क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। इस तरह से अगर कोई भी अंक रिपीट हो रहा हो तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, 7 के ऊपर बार लगा दो। इस पूरे क्वेश्चन में 7 की ही तो पुनरावृत्ति हो रही है, बार कैसे हटाते हैं ये आप अच्छे से समझिए। जो भी संख्या लिखी हुई है सबसे पहले वो संख्या लिख लो। अब जिस अंक पर बार नहीं लगा है वो इसमें से घटा दो, 4 यहां से क्या करोगे, घटा दोगे। ये तो रहा ऊपर का कॉन्सेप्ट। नीचे क्या लिखना है, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने ही 9 लिखो। तो एक ही अंक तो यहाँ रिपीट हो रहा है, तो एक के ऊपर बार लगा है, एक बार 9 लिख दिया। अगर यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहे होते तो 2 बार 9 लिखते। जिन अंकों पर बार लगा है उससे पहले कितने अंक है, तो 1 अंक है तो 1 0 लगा दो, 2 अंक है तो 2 0 लगा दो, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो। 47 में से 4 कम करोगे ये आ जाएगा 43/90। 43/90 तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 20 और लिखा है 250 और 120 का मासा। मासा का मतलब होता है इन संख्याओं में जो संख्या सबसे छोटी है या तो उतना आंसर आएगा या उससे भी कम आएगा। और लासा अगर निकालते तो जो संख्या इनमें सबसे बड़ी है या तो उतना आंसर आएगा या उससे भी कम आएगा। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, 20। तो इसका जो आंसर आएगा वो या तो 20 होगा या इससे भी कम होगा। एक ऐसी संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो, उससे बड़ी कोई संख्या ना हो, ये भी संख्या उससे कट जाए, ये भी संख्या कट जाए, ये भी संख्या कट जाए, सभी संख्याएं कट जाए। ये आप क्वेश्चन ओरल बता सकते हैं। कैसे बताना है देखो, 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, यानी 1 0 वाली संख्या होगी, उसके लास्ट में 0 जरूर लगा होगा। अब 0 लगा, अब यहाँ 12 बचा है, यहाँ 25, यहाँ 2, 25 और 12, तीनों से कोई संख्या है जो तीनों को अलग अलग काट सके, कोई है ही नहीं, तो फिर 1 बचा, यानी वो संख्या 10 होगी। 10 से देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। आप कहेंगे 2 से भी तो कट रही सभी संख्याएं, तो 2 से बड़ी संख्या बतानी है क्योंकि उससे बड़ी कोई संख्या हो ना। अब आप कहें 5 से भी तो कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, फिर आप 2 और 5 नहीं बताओगे, इनसे भी बड़ी एक संख्या है 10, 10 से ये तीनों संख्याएं कट रही। अब पूरे मैथ में कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है जो तीनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर सके, 10 ही सबसे बड़ा नंबर है। मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा और कोई कॉमन फैक्टर आपको मिल नहीं सकता। बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, 10, जो कि दूसरे विकल्प में है। 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, अगर उनका अंतर 44 है तो छोटी संख्या बतानी है। देखो एक संख्या यहां मान लो, दूसरी यहां, ये 5 और ये 9, सीधी बात है छोटी संख्या 5 होगी। भाई इनका अंतर अगर आपसे पूछा जाए अंतर कितना है, तो 9 में से 5 कम करेंगे, 4 रेशियो का अंतर है। हम 4 रेशियो बता रहे हैं और क्वेश्चन में कहा है 44 का अंतर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 4 से इसे काटेंगे 11 के बराबर आ जाएगा। अगर 1 रेशियो 11 का है तो पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछी है। ऊपर ही आपको रेशियो से पता लग रहा होगा छोटी संख्या इसमें कौन सी है, ये वाली छोटी संख्या, यानी 5 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो 5 रेशियो का मतलब है 5 गुणा 11, ये हो जाएगा अपना 55, 55 जो कि चौथा विकल्प है। अब ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि बड़ी संख्या बताओ, तो 9 रेशियो की वैल्यू पूछिए, 9 गुणा 5 कर देते। एक क्वेश्चन बन सकता है दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, तो आप दोनों संख्याएं मत बताओ,
9 और 5 14 रेशियो की वैल्यू पूछी है। भाई 1:11 के बराबर है, तो 14 किसके बराबर होगा? 11 गुणा 14 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 लोगों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। 4 व्यक्ति हैं, उनकी उम्र सभी की अगर जोड़ दें तो 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है। 4 व्यक्ति मान लो, इन चारों व्यक्तियों की जो उम्र है उनका अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। अंतर का मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं मेरी उम्र और आपकी उम्र में 4 वर्ष का अंतर है, इसका सीधा सा मतलब है कि या तो मैं आपसे 4 वर्ष बड़ा हूं या आप मुझसे 4 वर्ष बड़े हो, बस, और इसका कोई मतलब नहीं। अगर पहले व्यक्ति की उम्र हम लोग x मानेंगे तो दूसरे वाले की उम्र इससे 4 वर्ष ज्यादा मान लो, x + 4। अब इससे भी 4 वर्ष ज्यादा मान लो तो x + 8। 30 इसकी उम्र इससे 4 वर्ष ज्यादा होगी, x + 12। इन सभी की उम्र अगर जोड़ दें तो कितना आना चाहिए? क्वेश्चन में कहा है 56 आना चाहिए। अपने हिसाब से कितना आएगा जब जोड़ेंगे? 1x 2x 3x 4x। अंगणित जोड़ेंगे 12 8 20 और 4 24। 4x + 24 का मान कितना होगा? 56 के बराबर। 24 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 4x बराबर 56 रुपए में से 24 कम कर लो। 6 में से 4 कम करोगे 2, 5 में से 2 कम करोगे 3, 4 से इसे काटेंगे ये 8 पर जाएगा। x का मान 8 आ गया। पहले आदमी की उम्र पूछते तो 8 वर्ष, या सबसे छोटे की उम्र पूछते तो 8 वर्ष। पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? चौथे नंबर का आदमी सबसे बड़ा होगा, देख लो, क्योंकि x में सबसे ज्यादा संख्या यहां पर जुड़ी हुई है और सबसे बड़े का मतलब है x + 12। x का मान 8 यहां पे लगा। 8 में जब 12 जोड़ेंगे ये आ जाएगा, सबसे बड़े की उम्र होगी 20 वर्ष। ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति 600 रुपए 800 रुपए 1000 रुपए से शुरू करके एक व्यापार शुरू करते हैं। अगर उनको 480 रुपए का लाभ हो तो पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? ये पहला व्यक्ति मानो, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला वाला 600 रुपए लगाएगा, दूसरा 800, तीसरा 1000। रेशियो को अगर सरल बनाना है तो सभी में कॉमन क्या है? देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो सभी के काट दो। ये 2 से काटेंगे 3 पर, 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 5 पर। पहले वाले को 3 रुपए मिलने चाहिए, दूसरे को 4, तीसरे को 5। तो सभी को कितना रुपया मिलना चाहिए? क्वेश्चन में कहा है 480 रुपए मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से 5 4 9 और 3 12 रेशियो किसके बराबर होगा? 480 के। यहाँ से अगर एक रेशियो की निकालेंगे वैल्यू तो वो आ जाएगी 12 चौक 48, 40 के बराबर आ गया। एक रेशियो अगर 40 का है तो हमसे पूछा है पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। पहले वाले को 3 रेशियो मिलेंगे, यानी 3 गुणा 40, ये बन जाएगा 120। 120 तीसरे विकल्प में है। अब ये क्वेश्चन और किस टाइप से आ सकता है? दूसरे वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 4 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। अगर तीसरे को पूछता तो 5 रेशियो यानी 40 में 5 से गुणा कर देते, 200 आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिगेशन लगाओगे इसमें सीधे सीधे। 17 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली चावल को 12 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली चावल के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण है वो इतने रुपए का बन जाए? ये 17 रुपए वाला आपके पास मिश्रण है और फिर क्या है 12 रुपए वाला मिश्रण है। इन दोनों को मिला के 13 रुपए 50 पैसे का मिश्रण आपको तैयार करना है। एलिगेशन लगा दो, बस बच्चों वाला क्वेश्चन है। 17 रुपए में से आप इसे कम करोगे तो कितना बचेगा? जब 17 में से 13 रुपए 50 पैसे कम करोगे, 17 में से 13 कम करोगे 4 और आधा और कम करोगे तो ये आएगा 3.5। 12 में से अगर 13.5 इसका अंतर निकालोगे ये आ जाएगा अपना 1.5। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर?
अगर इसे कैलकुलेट करोगे डेसिमल से, डेसिमल गया 5 तियां 15 और 5 सत्ते 35, 3:7। ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7, 5, 13 पी और 9 का औसत दे रखा। अगर औसत कभी भी दिया है और फिर एक संख्या यहां पर मिस कर दी है, इसका हमें मान बताना है, तो आप कॉन्सेप्ट याद कर लो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरे कॉन्सेप्ट से आप करोगे तो हो उससे भी जाएगा, लेकिन ये ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं कि कभी भूलोगे भी नहीं और बिल्कुल आसान लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। औसत दे रखा है 10, क्योंकि औसत को दिया है तो ये बताना नहीं। पदों का योग मतलब सबको जोड़ो, 7, 5, 13 पी और 9। पदों की संख्या कितनी गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5। इस 5 को हटाएंगे, यहाँ आके ये 50 बनेगा। 7 और 5 12 और 13 25 और 9 34 प्लस पी बन जाएगा। इस 34 को इधर लाएंगे तो माइनस 50 में से 34 कम करेंगे 16। पी का मान कितना होगा, 16 होगा, जो कि चौथा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई 30% बढ़ा रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट याद कर लो, a प्लस बी, ए बी बटे 100। आपके नंबर ही अगर पहले 20% बढ़ाए जाएं फिर 30% बढ़ाए जाएं तो टोटल नंबर जो बढ़ेंगे वो 50% नहीं बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे यहाँ देख लो। इसे a मानो, ये बढ़ रहा है तो प्लस मानोगे। इसे b मानो, ये भी बढ़ रहा है तो प्लस मानोगे। a की जगह 20, b की जगह 30, a की जगह 20, b की जगह 30। अगर इसमें कोई भी चीज़ घट रही होती तो उसी को माइनस मान लेते। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 और 20 50 और 2 तियां 6, 50 और 6 56% की वृद्धि होगी। ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को अगर 524 रुपए में बेचें तो उतना ही लाभ होगा जितना 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। हमें क्रय मूल्य बताना है। अगर कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसमें कहा हो कि इतने रुपए में बेच रहे हैं तो उतना ही फायदा होता है जब इतने में बेचते हैं जितना नुकसान होता है, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालने का फार्मूला समझ लो। दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 524 और 452 का जोड़ कितना होगा, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 4 9, इसका आधा। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 488 रुपए। एक दुकानदार अगर वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, जब इतने रुपए में बेचता है तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, जबकि उसके ऊपर 3250 रुपए अंकित है। अंकित मूल्य का मतलब लिखा हुआ तो उसके ऊपर 3250 है। अगर आप कोई चीज खरीदने गए और उसके ऊपर इतने रुपए लिखे हुए हैं जबकि आपको दुकानदार ने इतने रुपए में दे दी, तो उसने कुछ आपको डिस्काउंट दे दिया है। तो छूट कितनी दे दी, छूट या डिस्काउंट। आप कहेंगे इतना लिखा इतने दिए, तो सीधी बात है इतने रुपए में से आप इसे कम कर दो। यहां से 2.5 ली, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा, 4 बचा। यहां से 2.5 ली, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ 1 बचा, 1 में से 2 जाएगा नहीं, 2.5 लो, 11 में से 2 जाएंगे 9। 975 रुपए की छूट दी। इसी छूट को अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे, कैसे निकालेंगे। जितनी छूट है वो हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है, और मार्क प्राइस कितना है, 3250। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसे क्या करोगे, 100 से गुणा कर दो। 1 जीरो से देखो, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो ये अपना आ जाएगा 5 छक 30, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10।
इसे 5 से काटेंगे तो ये 13 जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, इधर बचा होगा 4, ये 47, 5 नेम 45 हो जाएगा, इधर बचा होगा अपना 2 और 5 पंजे 25। 2 की गुणा 195 से करेंगे तो ये आ जाएगा, या 13 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। देखो 13 एकम 13, 6 बचा, ये 13 से जब कैंसिल करेंगे 13 एकम 13, यहाँ 6 बचा, 13 पंजे 65, 15 गुणा 2, ये आ जाएगा अपना 30%। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। 30% और 20% की दो छूट कितने परसेंट एकल छूट के बराबर है? कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। पहली वाली छूट है, इसे a मान लो, दूसरी छूट है, इसे b मान लो। आपको आंसर पहली नज़र में यही लगेगा कि 50% आएगा, लेकिन 50 नहीं आएगा। a की जगह 30 लगाओ, b की जगह 20, a की जगह 30, b की जगह 20 बटे में 100। एक जीरो से ये, दूसरे से ये, 30 और 20 50 हो गया, 3 दूनी 6, 50 में से 6 कम करोगे 44% इसका आंसर होगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, 3000 रुपये 12% की दर पर 1080 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है, तो ये कितने वर्ष लगे होंगे? आपने इतने रुपया ब्याज पर दिए, इसे क्या कहेंगे? मूलधन। ये क्या हो जाएगी? दर। और ये क्या है? ब्याज। साधारण ब्याज का आप अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, या पीआरटी कहते हैं इसे, गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज हो गया आपका 1080 का, मूलधन हो जाएगा 3000 का, और दर कितनी दे रखी है? 12%। समय आपको बताना है तो समय के लिए टी मान लो, बटे में 100। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से ये, दूसरे जीरो से ये, और तीसरे जीरो से ये, 12 से काटेंगे 12 नियम 108, 3 से काटेंगे 3, जो समय बचा होगा वो कितना आ जाएगा? 3 वर्ष इसका आंसर होगा। 3000 रुपये 12% की दर से 3 साल में 1080 रुपये का ब्याज आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए जिसमें कहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में कितना लिखा हुआ है? 2 गुना। तो बताना है यही रुपया 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। ऐसे गुना वाले सवाल में हमेशा याद रख लूं, जो बाद में लिखा हुआ है इसके लिए पहले वाले गुना की किसी पावर में तोड़ लो। 8 के लिए 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से जो पावर आपको मिली है इसकी गुणा पुराने वाले समय में करोगे तो नया समय मिल जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष में 8 गुना वो रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर अगर एक साथ उसी काम को करें तो कितने दिन में हो जाएगा? भाई ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। आप ऐसे समझ लो, कोई खेत अगर आपको खोदना है तो आप लगा रहे हैं 12 दिन, दोस्त लगा रहा है आपका 6 दिन, तो आखिर खेत है कितना? अगर ये पता करना चाहो तो इनका एलसीएम निकाल लो। ऐसी संख्या जो 6 और 12 दोनों से अलग अलग डिवाइड हो जाए, एलसीएम इनका आ जाएगा 12। 12 देखिए इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। अब इनकी इफिशिएंसी निकालेंगे या क्षमता, तो ये टोटल काम हो गया। इस टोटल काम को 6 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में ए कितना करेगा? 2 काम। इसी काम के लिए अगर बी कर रहा है 6 दिन में, तो जब 6 से भाग करोगे तो ये कितने दिन लगाएगा? ये तो लगाएगा 1 दिन। 12 को जब 12 से भाग करेंगे 1 दिन लगाएगा, 12 को जब 6 से भाग करेंगे ये लगाएगा 2 दिन। अब ये 1 दिन में इतना काम कर रहा है, ये कर रहा है 1 दिन में 2 काम, तो ये दोनों लोग मिलके एक साथ कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे।
जबकि अपने पास काम कितना है, 12 काम है। तो 12 काम के लिए करना है और एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 3 से भाग कर लो, ये आ जाएगा अपना 4 दिन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा एक नल जो है एक किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। अगर एक नल जो है ये 20 मिनट में भरता है और दूसरा नल जो है वो इसे 30 मिनट में भरता है, तो टंकी में कितना पानी आ रहा है, या कुल काम कह लो। और कुल काम क्या होता है, इसका लासा निकालेंगे। अगर 0 से प्रॉब्लम है तो 0 को भूल जाओ, 2 और 3 का लासा 6 होगा, 1 0 लगा दो, ये हो जाएगा टोटल काम। टोटल काम 60 है, तो एक ही इफिशिएंसी कितनी होगी, 60 को 20 से भाग करोगे 3 और 60 को 30 से भाग करोगे, ये आ जाएगी 2। टोटल कितना होगा दोनों का काम, 3 और 2 5। 60 काम करना है और एक दिन में 5 हो रहा है, 5 से इसे काटोगे 12। मिनट में पूछा है तो मिनट में ही अपना आंसर आएगा, 12 मिनट। एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये बताना है। पुराना कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगर जो भी पूछा है उसी को बराबर में लगा दो। चाल पूछी है तो चाल यहाँ रहने दो, दूरी पूछी है तो दूरी को यहाँ रहा और समय यहाँ से हटाओ, समय पूछा है तो समय को यहाँ लगा दो। इसी फार्मूले से आप यहाँ से दूरी का फार्मूला बता सकते हो, चाल गुणा समय। अब चाल कितनी दे रखी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 2.5 घंटे। यहाँ से घंटे दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड में चाल है। हमें जो आंसर लाना है वो किलोमीटर में लाना है। अगर चाल किलोमीटर होती तो इसे मीटर में बदलने का भी आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और मीटर में है तो इसे किलोमीटर में बदलना है। तो क्या करना होगा, ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, अगर इसके लिए 18/5 से गुणा कर दें तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में बन जाएगी। और ये 2.5 घंटा पहले से लिखा है, अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा। देखो 10 से इसे काटेंगे ये 2 पर, 5 से इसे काटेंगे ये 5 पर, 5 ये और 2 ये 10 और 18 की गुणा करेंगे 180 किलोमीटर अपना आंसर होगा, जो कि दूसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन इतनी चाल से चलते हुए एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। जब भी चाल कहीं कोई चीज चल रही हो, एक ही फार्मूला याद लगाना है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहो, ये एक खंबा है और इसके लिए एक ट्रेन इस तरह से चलते हुए आ रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। ये ट्रेन इसके लिए कितने समय में पार कर लेगी, ये बताना है। अब ट्रेन को चलना कितना पड़ेगा इसे पार करने के लिए। ट्रेन, ये पूरी ट्रेन यहाँ आ जाए, जब इधर आ जाएगा तभी तो माना जाएगा कि इसे पार कर लिया है। किसी खंबे को हमेशा ट्रेन तभी पार कर पाती है जब उसे जितनी लंबी वह खुद है उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ जो 300 मीटर लंबी है, यही क्या हो जाएगा, दूरी। और ये चाल दे ही रखी है, हमसे समय पूछा, तो समय का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर हो जाएगी 300, ये दूरी हो गई, मीटर में है, और चाल यहाँ पर कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। अब ये मीटर में चेंज हो गई, मीटर प्रति सेकेंड। 18 से इसे काटेंगे 3 पर, 3 से इसे काटेंगे 100 पर, 100 को 5 से काटेंगे 20 पर। 20 सेकंड का उसे समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर इतना है तो इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²।
पाई की जगह पर 22/7 लगा दो, आर स्क्वायर ऐसे ही बराबर में 346.5। अगर इस 22 से ये देखिए डिवाइड होगा, 11 से इसे काटेंगे 2 पर, 11 तियाँ 33, एक बचा, 11 एक कम 11, 5 बचे यहाँ से 55, 11 पंजे 55। अगर ये 2/7 यहाँ से हटाएंगे तो इधर आके ये बन जाएगा 7/2, 31.5। ये 7 हटाएंगे तो ये यहाँ आके बन जाएगा ऊपर, और ये 2 हटाएंगे ये पहुँच जाएगा नीचे। कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10, और 7 तियाँ 21 और एक कितना हो जाएगा 22। बटे में क्या है 2, एक के बाद डेसिमल लगाना है यहाँ पर, वो ये लगा दिया। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 110 हो जाएगा, 220 का आधा, ये 50 पैसा लिखा है तो इसे 25 पैसा, 110.25। इसका वर्गमूल होता है कितना होता है ये आपको बताना है। पॉइंट में आंसर आएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ लगा है और पॉइंट में एकमात्र ऑप्शन है वो है चौथा। बाकी आप 10.5 का देखिए, अगर अंडर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करके देख लो, यही आंसर आ जाएगा 110.25। ये इसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 30% वोट मिले और वह 16,000 वोटों से हार गया। कुल कितने वोट पड़े? भाई एक उम्मीदवार ये है, दूसरा ये है। एक के लिए अगर 30% वोट मिले हैं तो सीधी सी बात है दूसरे के लिए 70% वोट मिले होंगे, क्योंकि वोट जितने भी पड़े हैं वो 100% होंगे। आपके हिसाब से ये कितने वोटों से हार रहा है? परसेंटेज में बताओगे तो ये 40% वोटों से हार रहा है, जबकि क्वेश्चन में हमारे हिसाब से 16,000 वोटों से हार रहा है। 40% की वैल्यू किसके बराबर है? 16,000 के। 1% अगर यहाँ से निकालोगे, 1 जीरो से ये गया, 4 चौक 16 और 2 जीरो, 1% किसके बराबर आ जाएगा? 400 के। 100% किसके बराबर होगा? यहीं पर 2 जीरो और बढ़ा दो, ये 100% यानी 40,000 अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट सीख लो और आज के बाद 5 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल को करने में ना लगे। 1 से लेके 59 तक की संख्याओं का आपको जोड़ बताना है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? जो संख्या लास्ट में लिखी हुई है उसे लिख लो और इससे एक ज़्यादा लिख लो। 60 होगा, इसका आधा कर लो। फार्मूला इसका ये होता है n+1/2। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। डायरेक्ट आपको लगाना है। कभी भी अगर एक से संख्याएं एक सीक्वेंस में चल रही हो लगातार, तो जो लास्ट में लिखा है उसे लिखो, उससे एक ज़्यादा लिखो, दोनों की गुणा करके आधा कर दो। 2 से इसे काटेंगे 30 पर, 30 और 59 की गुणा 0, 3 नेम 27, 3 पंजे 15 और 2 17। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब संख्याएं कितनी हो गई हैं? 45। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? 45 लिखोगे, इससे एक ज़्यादा लिखोगे और उसका आधा करोगे। 2 से काटोगे, ये 23 पर आ जाएगा। 45 और 23 की गुणा कितनी होगी? 5 तियाँ 15। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 5 लिखा हो एकमात्र विकल्प है, और वो है चौथा विकल्प। डायरेक्ट यूनिट डिजिट से अपने लोगों ने इसके विकल्प को पकड़ लिया। ये लिखा हुआ है 11/2 गुणा 19/5 भाग x बराबर 11/10। तो हमें x का मान बताना है। अच्छे से आप जानते हैं, कहीं भाग का अगर चिन्ह लगा हुआ है और वहां अगर गुणा का चिन्ह बनाएंगे तो ये संख्या पलट जाती है। बराबर में 11/10। इस 2 से इसे काटेंगे 5 पर, इस 5 से ये कैंसिल, 11 से ये कैंसिल, इधर बचा है 19
ये x इधर आ जाएगा, x बराबर अपना आंसर आ गया 19। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, उनका मासा 3 है, संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, 13:15 है। अगर यहाँ से मासा की बात करें, 3 मासा दे रखा है, तो अगर पहली संख्या निकालनी है यहाँ 3 से गुणा करो, दूसरी संख्या पूछी जाए तो यहाँ 3 से गुणा कर दो। लेकिन संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछा है इनका अंतर। अगर अंतर निकालोगे तो अंतर अपने हिसाब से रेशियो में कितना आ रहा है, 15 में से 13 कम कर दो, अंतर आ जाएगा अपना 2 रेशियो का। और चूंकि मासा 3 है, ये 3 से देखो यहाँ भी गुणा हो रही है और यहाँ भी, तो वही 3 से यहाँ गुणा करोगे, 2 3 6 अपना आंसर होगा। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, वो संख्या बताओ, लेकिन वो ज़्यादा इजी हो रहा है क्योंकि आप सीधे 3 से गुणा कर दोगे, आपका आंसर 13 3 39। इस संख्या की बात करेंगे तो 15 3 45, 45 और 39 में 6 का अंतर है। चाहो तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका मासा है, उनके बीच का अंतर बताना है। तो अंतर तो डायरेक्टली बता दो, अंतर कितने का आएगा, 16 और 11 में कितने का अंतर है, 5 का है। मासा कितना दे रखा है, 4, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। आज की इस पूरी क्लास में आपको ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आपका स्कोर जो भी रहता है वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। वैसे प्रयास ये करें कि आपका इसमें स्कोर जो है वो पूरा 100% रहे। इस पूरी PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खातून से जुड़े, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।